हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर जो कि था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसके हमने 7 लेक्चर्स देख लिए थे। आज अपना है 8वां लेक्चर। आए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे क्लास नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप इसको स्कैन कर कर या सिंपली टेलीग्राम पर द फिजिक्स यूनिवर्स टाइप कर कर मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास। कल हम देख रहे थे क्वेश्चंस और उसमें हमने क्वेश्चंस देखे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के, जिसमें हमने डायमेंशनली करेक्ट है कोई चीज या नहीं उसको हमने निकालना सीखा था। एक एचडब्ल्यू मैंने आपको कल दिया था। आए क्लास को करते हैं वहीं से शुरू। सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन था कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो आपको गिवन है। ये बताएं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, जब भी डायमेंशन ऑफ एलएचएस आपका बराबर हो जाता है डायमेंशन ऑफ कौन बच्चों, एल आर एच एस के, तो आप कह देते थे कि वो जो आपकी क्वांटिटी है वो आपकी कहीं ना कहीं कौन है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो सबसे पहले अगर मैं एलएचएस की अगर मैं एलएचएस की डायमेंशन देखूं तो ये हाँ लिखा हुआ है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपका होता है L1t-1, विच मींस ये मेरी कहीं ना कहीं एलएचएस की डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। अगर मैं आरएचएस में देखूं तो आरएचएस में मेरे पास में यहां लिखा हुआ है डायमेंशन ऑफ, मैं आरएचएस देख रहा हूं तो यहां लिखा हुआ है मेरा 1/2L, 1/2। ये तो मेरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई। एल के लिए मैं यहां पर लिखता बच्चों कौन, L1, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेरा कौन, T/μ। अगर कल की क्लास आपको याद हो तो मैंने कहा था जो टेंशन है वो आपका कोई और नहीं, फोर्स ही है। और जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1t-2। सिमिलरली अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ यहां पर देखूं तो मास के लिए मैंने यहां पर लिखा m1 और लेंथ के लिए मैंने यहां पर लिखा L⁻⁻1। यहां पर रख रहे हैं हम वैल्यू, तो ऊपर है t। t के लिए आपने लिखा m1L1t⁻², अपॉन म्यू के लिए आपने लिखा m1L⁻⁻1। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस वाली क्वांटिटी की बात करूं, सिर्फ इस वाली क्वांटिटी की बात करूं, सॉल्व करूं, तो आप समझते कि सर यहां से अगर आप देखें तो हमारा बनता अंडर रूट, ये m1 से m1 जो है वो कैंसिल आउट हुआ, L-1 ऊपर जाता तो ये जुड़कर हो जाता L² और t⁻², पहले से थी, विच मींस रूट से अगर आप बाहर निकालते तो ये आपका बनता L1 t⁻⁻1। अगर आप इस डायमेंशन को इधर रखें और सॉल्व करें तो आपको जो आपका जवाब मिलता वो था 1/L1 इंटू आप करते L1 t⁻⁻1। अगर मैं यहां पर देखूं तो इस L से ये L कैंसिल आउट हुआ, तो जो मेरा डायमेंशन ऑफ RHS मिला वो मिला t⁻⁻1। अगर आप डायमेंशन ऑफ RHS देखें और डायमेंशन ऑफ LHS देखें तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, विच मींस जो आपका क्वेश्चन है वो डायमेंशनली कौन है बच्चों, वो डायमेंशनली आपका है इनकरेक्ट। आई होप बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना जो है आया हो। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर स्मॉल q इज इक्वल टू आपका है कैपिटल Q इंटू 1 - e⁻⁻t/RC, तो बताएं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। जहां पर कौन कौन सी चीज को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखा हुआ है इधर की तरफ। स्मॉल q आपका है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t, q है आपका मैक्सिमम चार्ज, r रेजिस्टेंस, c कैपेसिटेंस, और टाइम है बच्चों आपका कौन, t। अगर आपको याद हो तो जब हम डायमेंशंस सीख रहे थे तो मैंने आपको कहा था r इंटू सी जो है उसकी जो डायमेंशन है वो कहीं ना कहीं टाइम के बराबर होगी, विच मींस इसकी डायमेंशन होती है आपकी कौन, t1। यहां पर अगर आप देखें इस वाली वैल्यू को अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो ये माइनस का t आपका टाइम था तो ऊपर आपका डायमेंशन होता t, RC का भी आपका होता बच्चों कौन t। तो यहां से जब आप देखते तो ये कहीं ना कहीं आपकी कौन बन जाती, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाती। ये जो E है वो अपने आप में खुद कौन है, डायमेंशन लेस है। अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है तो वही आपस में सब्ट्रैक्ट या एड ऑन हो सकती है, विच मींस ये जो वन है वो भी आपकी कौन हुई, डायमेंशन लेस हुआ। तो यहां से मुझे मिलता कि ये जो कैपिटल Q है, ये जो कैपिटल Q आप यहां पर देख रहे हैं जो कि आपका चार्ज है, और आपको याद होगा I इज इक्वल टू आपका होता है Q/T, तो Q इज इक्वल टू आपका हो गया I इंटू टी। तो चार्ज का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता वो आपका होता
A1 T1, यहां मैं वैल्यू पुट करूं तो इस कैपिटल क्यू का जो वो मेरा बना डायमेंशन फॉर्मूला वो बना A1 T1, और स्मॉल क्यू जो है वो भी आपका कौन है, चार्ज है, विच मींस इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपका बनता A1 T1, सिंस डायमेंशन ऑफ LHS आपकी बराबर है डायमेंशन ऑफ कौन बच्चों, RHS। तो यहां से आपको साफ सा समझ में आया होगा कि ये जो फॉर्मूला हमें गिवन है वो कौन है, वो आपका डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया ये मेरा एक डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। आई होप कोई फॉर्मूला आपका करेक्ट है या नहीं वो आपको निकालना आया हो। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि एक सेकेंड, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर लिखा हुआ है कि अगर H इज इक्वल टू आपका है 2s cos थीटा अपॉन R रो G, जहां पर H आपकी हाइट राइजिंग ट्यूब है, S आपका है बच्चों सरफेस टेंशन। अगर आपको याद हो तो सरफेस टेंशन आपका होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ। थीटा आपका एंगल है, विच मींस ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती। आर रेडियस, रो डेंसिटी, अगर आपको डेंसिटी की बात याद हो तो आप इसको बोलते थे मास अपॉन कौन बेटा, अपॉन वॉल्यूम। और लास्ट आपका है बेटा एक्सिलरेशन। अगर मैं उन सभी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला एनालाइज करूं तो हाइट का अपना बनता L1, यहां पर फोर्स की आपकी होती है M1 L1 T-2, और नीचे लेंथ की आपकी होती है बच्चों कौन, L। अगर आप यहां से व्यू करें तो इस L से ये L कैंसिल आउट होता, तो ये आपका बनता M1 T-2। ऐसे ही डेंसिटी की अगर आप यहां पर देखें तो ये आपका बनता M1, वॉल्यूम का आपका होता ऊपर जाने पर -3। एक्सिलरेशन की जो आपकी बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है, तो मैं यहां पर लिखता मीटर के लिए मेरा बना बच्चों कौन, लेंथ, तो मैंने लिखा L1 और T⁻²। ये सारे जो भी डायमेंशंस मेरे को जरूरत है वो मैंने एक बार के लिए उधर की तरफ बना लिए। अगर आपको याद हो तो ये जो cos थीटा है, विच मींस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके होते थे वो कहीं ना कहीं आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती थी, तो मैंने इसको यहां पर ये लिखा। अगर आप 2 को देखें तो ये नंबर है, तो ये भी आपका डायमेंशन लेस होता, विच मींस अगर आप LHS की तरफ देखें तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला हाइट का मिलता जो कि आपका होता L1। अगर मैं RHS पे देखूं तो ये मिलता आपको सरफेस टेंशन का, जो कि आपने निकाला हुआ है M1 T⁻²। नीचे है R रेडियस, तो ये आपका है L1। रो डेंसिटी, तो उसके लिए आपके पास में है M1 L⁻³ और लास्ट में है G एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका है L1 T⁻²। आई होप ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अब भी आपको बनानी आई हो। फटाफट से करते हैं सॉल्व। अगर आप इसको कर रहे हैं सॉल्व तो यहां पर M से M कैंसिल आउट होता, तो LHS पर आपको मिला L⁻1 इज इक्वल टू, ऊपर की तरफ है T⁻², और नीचे अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका है L और L होता L², यहां है L⁻3, तो नीचे आपका हो जाता L⁻1, और आपको टाइम में जो मिलता वो मिलता बच्चों कौन, टाइम आप यहां पर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट करते तो आप खुद मेरी बात पकड़ पा रहे होंगे कि सर ऊपर हमें मिला 1 और नीचे की तरफ हमें मिलता L⁻1, विच मींस ये भी आपका कौन होता, L। यहां अगर आप देखो तो डायमेंशन ऑफ RHS और डायमेंशन ऑफ जो LHS है वो एक दूसरे के कौन है, बराबर है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये आपका फॉर्मूला कौन होता, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला होता। तो इसलिए मैंने लिख दिया ये आपका कौन है, डायमेंशनली करेक्ट। आई होप चीजें आपको यहां पर सारी की सारी ढंग से क्लियर हुई हो। बढ़ते हैं आगे। आगे जो है हम देख रहे थे बच्चों, अगर आपको याद हो तो हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस देखते थे, जहां पर आपने 2 एप्लीकेशंस फिनिश कर लिए। अब अपना आ रहा है एप्लीकेशन नंबर 3, जो कि है कन्वर्जंस ऑफ सिस्टम, विच मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो पिछली क्लासों से तो आपको समझ पा रहे होंगे, वी कैन राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी एज कौन बच्चों, एज n इंटू यू, जहां पर शायद आपको याद होगा ये जो n है
वो आपकी होती थी बच्चों कौन, न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको आप मैग्नीट्यूड भी कह देते होते थे। ये आपका होता था मैग्नीट्यूड। और जो यू है वो आपकी होती थी बच्चों कौन, यूनिट। और हमने एक और बात वहीं से निकाली थी कि जब भी आप कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी, एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपकी रहती है सेम। विच मींस व्हेन वी कन्वर्ट, मैंने यहां पर लिखा व्हेन वी कन्वर्ट, when we convert value of any physical quantity in other unit, then it remains what beta, it remains same। जिसको शायद आपको याद हो, रिप्रेजेंटेशन आपका बन जाता था n1u1 इज इक्वल टू कौन होता था, n2u2। सर ऐसा क्यों हो जा रहा होता था, क्योंकि बच्चों आपका जो n इंटू यू है, n इंटू यू जो है अनचेंज्ड होने के कारण हमेशा कौन बना रहता था, हमेशा आपका बना रहता था बच्चों कांस्टेंट। ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो हमने पिछली क्लासों से ले ली थी। जैसे समझने के लिए मैंने आपके लिए यहां एक बेसिक सा एग्जाम्पल बनाया। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता, अगर मैं आपसे कहता वन, यहां पर मैंने ली कोई एक रॉड ली, और इस रॉड को जब मैंने मेजर किया तो इसकी जो लेंथ है वो आपकी आती बेटा 1 मीटर। अगर आप इसको एसआई यूनिट में देखें तो आपको मिलता 1 मीटर। लेकिन अगर मैं दूसरे सिस्टम में मैं देखता तो इसकी स्टिल जो वैल्यू आती वो 1 मीटर के ही इक्विवेलेंट होती, विच मींस वो हमारी होती 100 सेंटीमीटर। सर इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये वाली चीज अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मेरा होता कौन, n1, यहां से ये मेरा कौन होता बच्चों, u1। ऐसे ही अगर मैं इधर की तरफ व्यू करूं तो ये जो है वो मेरा कौन होता, n2, और ये जो है वो मेरा कौन होता बेटा, u2। और आप खुद देख लो ये एक दूसरे के कौन है, इक्वल ही तो है। विच मींस जब भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लिखेंगे n इंटू यू से, और जब भी आप उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए मैंने लिखा n इंटू यू कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब एक सिस्टम में अगर उसकी न्यूमेरिक वैल्यू n1 और यूनिट u1 है तो वो बराबर होगी दूसरे सिस्टम के न्यूमेरिक वैल्यू n2 और उसकी यूनिट के, जैसा कि मैंने आपको यहां पर एग्जांपल बनाया। और इसी से हमारे बन रहे होते हैं बेसिक सवाल। करते हैं शुरू। इसी को समझने के लिए हमने सबसे पहले एक बेसिक सवाल लिया ताकि आप इस बात को समझ पाए। अगर आप यहां देखें तो क्वेश्चन हमें कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अगर आप एसआई सिस्टम के अंदर देखें तो इसने कहा जो फोर्स है उसकी जो यूनिट है वो आपकी है बच्चों कौन, न्यूटन। अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी, फोर्स की, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपका होता है m1l1t-2। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको याद होगी। अगर यहां पर देखें तो इसने कहा उसको आपने कन्वर्ट किया है बच्चों किसके अंदर, सीजीएस सिस्टम में। तो जब आप सीजीएस सिस्टम में यहां पर कन्वर्ट करोगे तो इस बात को समझना, जब आपने एसआई सिस्टम में किया, तो वहां पर जो मास है, जिसको आप मास की अगर मैं बात करूं तो वो किस में है, वो आपका केजी में है। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो आपका किस में है, मीटर में है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो किसके अंदर है बेटा, वो आपका है सेकेंड्स में। ऐसे ही जब आप सीजीएस यूनिट में बात करते तो ये जो मास, लेंथ और टाइम है वो किसके अंदर होते, सर मास हमारा होता ग्राम में, लेंथ हमारी होती सेंटीमीटर में, और टाइम जो है वो स्टिल हमारा किस में रहता बच्चों, सेकंड में। यही सिंपल सी चीज है। बस अब इधर की तरफ आप देख लीजिए, अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू की बात करूं तो आपने देखा कि ये कहीं ना कहीं आपकी कौन है, न्यूमेरिक वैल्यू 1 जो है वो गिवन है, और जो दूसरी है n2 जो है वो कहीं ना कहीं आपको निकालना है। तो निकालने के लिए अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा n1u1 जो है वो बराबर होता है n2u2 के। मैं इन वाली सारी चीजों को 1 का नाम दे रहा हूं और इधर वाले सिस्टम को 2 का नाम दे रहा हूं। अगर n1 की वैल्यू देखें तो वो आपको गिवन है 1, तो मैंने लिखा 1 इंटू u1। यूनिट 1 जो है वो आपकी है बच्चों कौन, एसआई।
डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखते तो वो आपका कौन बनता, वो आपका बनता m1 l1 t-2, और ये 1 वाले लोग थे इसलिए मैंने 1 1 यहां पर लिख दिया। सर न्यूमेरिक वैल्यू n2 आपकी चाहिए, लेकिन दूसरे सिस्टम में आप कन्वर्ट कर दोगे तो भी तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही रहेगा, विच इज m1 l1 t-2। बस दूसरे सिस्टम में उनके कन्वर्जन्स अलग होंगे, इसलिए मैंने यहां पर 2 2 2 लिख दिया। मुझे n2 की वैल्यू जो है वो चाहिए, तो मैंने क्या किया, इनको इसके नीचे की तरफ भेजा, तो आप समझ पा रहे होंगे m1 अपॉन m2 की पावर आपकी होती 1, l1 अपॉन l2 की पावर जो है वो भी आपकी होती 1, और t1 अपॉन t2 की जो पावर है वो आपकी होती बच्चों कौन, माइनस का 2, विच इज इक्वल टू n2। 1 आपका चल रहा था, चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो। आराम से आप इनकी वैल्यू रखें और सॉल्व करें, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखा 1 इंटू m1 जो है वो आपका किस में है, केजी में, तो मैंने यहां पर लिखा बच्चों केजी, अपॉन m2 आपका है ग्राम में, तो मैंने लिखा ग्राम की पावर 1, l1 आपका है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में, अपॉन की पावर लिखा 1, टाइम जो है वो दोनों ही आपके हैं सेकेंड्स में, माइनस का 2 इज इक्वल टू है आपका कौन, n2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो ये वाली चीज जो है वो तो आपकी कैंसिल आउट हो गई। अगर आप इधर की तरफ देखो तो ये आपका होता केजी, विच मींस आपका होता 1000 ग्राम, और नीचे आपका पहले से कौन है बच्चों, ग्राम। इधर आपका कौन है, मीटर, तो ये आपका होता 100 सेंटीमीटर, नीचे पहले से कौन है, सेंटीमीटर, की पावर्स इनकी 1 तो चली रही है, इज इक्वल टू आपका हो गया n2। बस सॉल्व करो और इनकी जो वैल्यूज है वो आप यहां पर रख दें। जगह कम होने के कारण मैं इधर की तरफ इसको लिख दे रहा हूं, समझना। यहां से मैंने इसको किया सॉल्व, तो इस ग्राम से ग्राम कटा, तो ये आपका होता 10 की पावर 3, मल्टीप्लाई में था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कैंसिल आउट हुआ, 10 की पावर आपकी हुई 2, इज इक्वल टू आपका कौन हो गया बच्चों, n2। तो यहां से अगर आप n2 की वैल्यू देखो तो वो आपकी आ गई 10 की पावर कौन बच्चों, 5। यही मुझे निकालनी थी। आई होप आपको कन्वर्जन जो है वो समझ में आए हो। हालांकि ये जो चीज है कंपटीशन में इस तरीके से नहीं पूछी जाती, जैसा पूछा जाता है वो हम पहले ही कर चुके, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये हमारे लिए जरूरी है। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ये हमें आना चाहिए। आई होप ये बेसिक सी चीजें समझ पाए हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये और क्लैरिटी दे। सवाल आपसे कह रहा है 4 जूल जो है वो कन्वर्ट करना है, और वर्क आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस के अंदर, विच मींस अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करूं तो यहां पर मेरे को N1 की जो वैल्यू है वो मिल गई, और वो मुझे मिली बच्चों कौन, 4। अगर मैं एसआई सिस्टम में यूनिट की बात करूं तो यूनिट जो है वो आपकी होती है बच्चों कौन, जूल होती है। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कौन होता था, ये आपका होता था m1 l2 t-2। तो एसआई सिस्टम के लिए मैंने यहां पर लिखा आपका m1 जो है वो कहीं ना कहीं, विच मींस मास जो है वो आपका है केजी में, l लेंथ है तो l1 मैंने इसको एसआई में कहा, वो आपकी होगी मीटर में, t आपका टाइम है तो वो आपका किस में है बच्चों, सेकंड्स में। ये मैंने यहां पर एसआई के बारे में लिखा। अगर मैं यही चीज सीजीएस में ऑब्जर्व करूं, किस में ऑब्जर्व करूं, सीजीएस में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो आप खुद समझ पाते कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला तो स्टिल हमारा यही रहने वाला है। उसमें हमें n की न्यूमेरिक वैल्यू की वैल्यू पूछी है, तो मैंने n2 इज इक्वल टू यहां पर लिखा क्वेश्चन मार्क। अब मास जो है उसको मैं m2 कह रहा हूं, वो आपका होना चाहिए ग्राम में, लेंथ को मैं l2 कह रहा हूं तो वो आपकी होनी चाहिए सेंटीमीटर में, और टाइम को अगर मैं t2 बोलूं तो वो आपका होना चाहिए सेकंड्स के अंदर। सर हमने अभी अभी सीखा जो n1u1 है वो बराबर होता है अपने किसके, n2u2 के। सॉल्व कर रहा हूं, न्यूमेरिक वैल्यू n1 को आप देखो तो ये आपको गिवन है 4, u1 अगर आप देखें तो यहां पर आपको मिलता, यूनिट है तो आप बोलते सर ये आपका बनता m1, यहां पर लिख रहा हूं l2 1 वाला ही, और t की पावर -2 1 वाले मैंने यहां लिख दिए, n2 ये आपका बनता m1 l2 t की पावर -2, और ये मैंने सारे
2 से रिप्रेजेंट कर दिए। आई होप ये छोटी छोटी सी चीजें आपके दिमाग में सेट हो रही हो, ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में सेट हो रही हो। बढ़ते हैं आगे। अगर मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है तो 4 इंटू ये मेरा होता M1 अपॉन M2 की पावर होती मेरी 1, L1 अपॉन L2 की पावर होती मेरी 2, और T1 अपॉन T2 की जो पावर है वो मेरी होती है बच्चों कौन, माइनस का 2, बराबर है मेरी न्यूमेरिक वैल्यू N2 के। वैल्यूज पुट करें और सॉल्व अगर आप करें तो ये 4 इंटू आपका होता M1, ये आपका है केजी में, तो मैं यहां पर लिखता बच्चों ऊपर की तरफ आपका समझ गए होंगे 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, नीचे M2 ग्राम में है तो मैंने लिखा ग्राम, पावर आपकी थी 1, लेंथ आपकी यहां पर है 1 मीटर, तो 1 मीटर ये आपका हो जाता बच्चों किसके, 100 सेंटीमीटर के बराबर, अपॉन नीचे आपका है सेंटीमीटर, यहां पर है पावर 2 और टाइम जो है वो आपका होता सेकंड, मैं इसको यहां पर ये लिख देता हूं सेकंड, और ये भी आपका होता सेकंड की पावर आपकी होती -2, बराबर है न्यूमेरिक वैल्यू N2 के। सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो इस ग्राम से ये ग्राम, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर, ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, तो 4 इंटू यहां से आपका बना 10 की पावर 3, इधर आप देखें तो 100 है, विच मींस 10 की पावर 2, स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू आज की हो जाती है 10 की पावर 4, बराबर चल रही है आपके किसके, न्यूमेरिक वैल्यू N2 के। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो जो N2 है उसकी वैल्यू आपकी हो गई 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 7। आई होप बेसिक सी कैलकुलेशन थी, आपको समझ में आई हो, आपको समझ में आई हो। देख लीजिए एक बार, ये मैंने लिखा 4 तो ये रहा मेरा 4, 10 की पावर 4 और 3 जुड़कर हो गई 7, ये मेरी न्यूमेरिक वैल्यू हो गई किसके अंदर, सीजीएस के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप अब आप कन्वर्जन में प्रो हो जा रहे हो। एक और क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजीएस। सीजीएस के अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं सीजीएस सिस्टम के अंदर देखूं तो वहां मुझे न्यूमेरिक वैल्यू निकालनी है। मैं उनको 2 कहता हूं, इसलिए मैंने यहां पर N2 लिखा, विच मींस N2 इज इक्वल टू आपका कौन है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। सर अगर आप यहां पर यूनिट से पकड़ें तो ये आपका है केजी, फिर मीटर, फिर है सेकंड, तो यहां पर मैंने लिखा मास आपका है कोई M2, वो आपका होता ग्राम में, लेंथ आपकी है L2, वो आपकी होती किसमें, सेंटीमीटर में, और टाइम जो है T2 वो आपका होता बच्चों किसमें, सेकंड्स में। ऐसे ही अगर आप SI सिस्टम में देखें तो SI सिस्टम में आपको न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो गिवन है, विच इज N1 की वैल्यू जो है वो आपकी है 6.6 इंटू 10 की पावर -11। यहां से M1 जो है वो आपका होता बच्चों किसमें, मतलब मास आपका होता केजी में, लेंथ L1 आपकी होती मीटर में, और जो टाइम T1 है बच्चों वो आपका होता किसमें, सेकंड्स में। सर एक बार हमें यहां पर यूनिट्स भी बना लेते हैं, सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला भी बना लेते हैं, ताकि हमें उसकी जरूरत भी आगे पड़े। देखिएगा अगर मैं यहां डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता इसका, तो यहां से आप खुद समझ गए होंगे सर इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता, मास आपका लिखा हुआ है केजी, आपका लिखा है -1, तो ये मैंने लिखा। सर लेंथ जो है वो आपकी पावर है 3, और टाइम जो है वो आपकी है -2, ये मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर बना लिया। सर अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, भले ही आप यूनिट्स को चेंज कर लें, तो जो N1U1 है वो आपका कौन बना रहेगा, सॉरी N1U1 जो है वो आपका बना रहेगा N2U2 के बराबर। न्यूमेरिक वैल्यू N1 को देखो तो ये आपका लिखा हुआ है 6.6 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट 1 को अगर आप देखो तो यूनिट आपकी होती है कौन, M1 की पावर -1, L1 की पावर 3, T1 की पावर -2 इज इक्वल टू N2 आपको चाहिए। U2 को अगर आप देखो तो आप कहते हैं सर M-1, L3, T की पावर -2, मैं सभी को दूसरी यूनिट है इसलिए 2 2 2 यहां पर मैंने लिख दिया। बस इसको कीजिए सॉल्व। तो अगर मैं यहां पर करूं सॉल्व तो ये मेरे पास था 6.6 इंटू 10 की पावर -11, और m को अगर आप देखो तो ये आपका होता M1 M2 की पावर -1। लेंथ में अगर आप देखो तो ये आपका होता L1 L2 की पावर -3। टाइम में अगर आप देखो तो T1 अपॉन T2 की पावर आपकी होती -2,
बराबर होता बच्चों न्यूमेरिक वैल्यू n2 के। करते हैं सॉल्व। जब आप यहां सॉल्व कर रहे हैं तो 6.6 इंटू 10⁻11, अगर आप यहां पर मास देखो तो बच्चों ये m1 वाला है जो कि आपका है केजी में, 1 केजी आपके 1000 ग्राम के बराबर होती है, तो मैंने यहां पर लिखा 1000 ग्राम अपॉन m2। m2 आपका है ग्राम में, तो मैंने लिखा ग्राम की पावर चल रही है -1। लेंथ को अगर आप देखो तो L1 आपका है मीटर में, सेंटीमीटर में अगर देखते तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता, उधर आपका सेंटीमीटर में चल ही रहा है की पावर -3। और इधर की तरफ अगर आप देखें, अगर आप यहां देखते तो ये जो पावर आप चल रही है बच्चों वो -3 नहीं +3 चल रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दे रहा हूं यहां पर, ये मैंने सही सही लिख दिया। ये मेरा कौन था की पावर 3, और इधर अगर आप देखते तो ये आपकी पावर थी बच्चों कौन 3। आई होप इतनी सी चीजें आपको क्लियर हुई हो। अब समझना, टाइम को अगर आप यहां पर व्यू करें तो टाइम को अगर आप देखते तो सेकंड अपॉन सेकंड की पावर आपकी -2 थी, इज इक्वल टू है n2 के, तो ये वाली जो वैल्यू है वो तो पहले ही कैंसिल आउट हो गई। यहां मुझे करनी है सॉल्व, तो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, और n2 मैं निकाल लेता, तो मैंने लिखा 6.6 इंटू 10⁻11। यहां आपका है बच्चों 1000 अपॉन 1 की पावर है -1, इधर की तरफ आपका है 2, तो 10 की पावर ये आपका हो जाता कहीं ना कहीं 6, और यहां आपकी होती न्यूमेरिक वैल्यू n2 के बराबर। अगर बच्चों ये लिखा हुआ है 1000 की पावर -1, तो शायद आप समझ गए होंगे मैं इसको 1/1000 जो है वो भी लिख सकता हूं, तो इसीलिए मैंने इसको जगह कम होने के कारण इधर की तरफ मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इधर आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैं कर रहा हूं इधर की तरफ सॉल्व, तो मैं लिखता 6.6 इंटू 10⁻11, और ये 1000 की पावर -1 था, तो ये मेरा हो गया 1/1000। आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास है 10 की पावर कौन 6 इज इक्वल टू मेरे पास है n2। अगर आप समझो तो ये 10 की पावर 3 है, ये आपकी 6 है, तो ये आपका कितना हो जाता 6.6 इंटू 10 की पावर -11, और ये होता इंटू 10 की पावर कौन बेटा 3 इज इक्वल टू आपका होता n2। तो n2 की जो आपकी वैल्यू हुई वो हुई 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, क्योंकि 8 और 3 आपके होते 11। ये जो है वो आपका कौन होता जवाब होता। ये मैंने यहां पर इसको बॉक्स में रख दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आई हो। बस कैलकुलेशन एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं। ये मैंने लिखा 10 की पावर -11, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम कट गया 1000 हो गया। इधर देखते तो क्यूब जब आपने करा तो 10 की पावर आपकी हो गई 6, और ये हमने एज इट इज सॉल्व किया है। यहां पर 10 की पावर आपकी थी 6, तो ये आपकी 10 की पावर 3 हो जाती, तो -8 बिल्कुल सही, 9 10 11 बिल्कुल, ये जो है वो आपका कौन हो जाता बच्चों जवाब हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन आपको तसल्ली से समझ में आया हो। तो इस प्रकार आप आराम से जो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम को दूसरे अंदर कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े तो बच्चों जो भी हमने अभी तक पढ़े, तो आप काफी चीज मैं आपको बताते हुए भी चला था कि कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस हैं। इसमें पहला जो लिमिटेशन आपका है वो ये कि जब भी आप डायमेंशंस की बात करते हैं तो आप कभी भी जो डायमेंशंस हैं वो कांस्टेंट वैल्यू का नहीं निकाल सकते, सबसे कम की बात। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर लिखा व्हेन अ डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला मे बी कौन बच्चों एक्सपेरिमेंटली इनवैलिड। जो भी आपका डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है वो आपका एक्सपेरिमेंटली बेटा जरूरी नहीं है कि सही हो। जैसे कि अगर मैं यहां पर लिखता काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं लिखता बच्चों कौन ½ mv², और एक मैं लिखता आपका कौन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। शायद आप बहुत जल्दी समझ गए होंगे कि सर ये आपका डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो एक्सपेरिमेंटली कौन है बेटा गलत है। वही चीज मैंने यहां पर लिखी कि जो फॉर्मूला मेरा डायमेंशनली करेक्ट है वो जरूरी नहीं है आपका एक्सपेरिमेंटली भी कौन हो बच्चों करेक्ट हो ही हो।
ऐसे ही थर्ड पॉइंट मेरा कह रहा है वी कैन नॉट डिटरमाइन फिजिकल क्वांटिटी जस्ट बाय डायमेंशन, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप डायमेंशन निकालकर ये नहीं बता सकते कि वो मेरी फिजिकल क्वांटिटी वही बन रही होगी। विच मीन सर, अगर मान लीजिए आपने किसी चीज की डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, लेट अस सपोज आपने जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला और वो आपका निकल कर आता L1, तो अब आप यहां सिर्फ इस L1 को देखकर ये थोड़ी बता सकते हैं कि ये आपका डिस्टेंस है या आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे सेम डायमेंशनल फॉर्मूलेज हो सकते हैं। विच मींस सिर्फ आप फिजिकल क्वांटिटी को देखकर ये, सॉरी, डायमेंशन को देखकर ये नहीं बता दोगे कि वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। यही बात यहां पर देखें तो इस फिजिकल क्वांटिटी को देखकर ना आप ये बता सकते कि वो आपकी स्केलर है या वेक्टर है। तो यही हमने फोर्थ लिखा कौन, कि आप कभी भी नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। लास्ट और काम का पॉइंट वो यहां पर लिखा हुआ है वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला कंटेनिंग, हम ऐसा कोई भी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते जो हमारे कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल पावर्स या और भी जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज है या कहें डायमेंशनलेस वैल्यूज जो हैं उनके साथ अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो हम उनको भी डिराइव नहीं कर सकते। ये हमारे पूरे एप्लीकेशंस हुए, साथ ही साथ में क्वेश्चंस हुए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम या स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ड्रॉबैक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बच्चों।